और इस वीक के अंदर ये हुआ है कि इनिशियली 2 दिन मार्केट प्लस हुई है, कल के दिन मार्केट तकरीबन 5,500 पॉइंट नेगेटिव और आज 1200 पॉइंट नेगेटिव और पूरे हफ्ते के अंदर तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट ही लेस हुए हैं। कहीं पे अगर किसी कंपनी का इतना मेजरली स्टेक इन्वॉल्व हो, तो अगर ये प्रोलॉन्ग भी होता है तो बिजनेस को ये आपको लगता है अफेक्ट कर सकता है? तो शायद इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा सा पड़े शॉर्ट टर्म पे, बट आपको उस शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के अंदर ही सारे सरप्लस कवर करने के लिए मिल जाएंगे। अगर डेवलपिंग कंट्री की इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर जा रही है और उससे जितनी भी स्टेबिलिटी हमने फिस्कल ईयर 25 में अचीव की थी, वो सारी वापस 0.0 पे भी आ सकती है। हो सकता है अगर हमारा ऑयल अभी स्टेबल हो जाता है और हमारी सेटलमेंट कहीं पे चली है, तो फिर शायद स्टेट बैंक इसको रिवाइज ना करे और यहाँ पे ये मेंटेन रखे इंटरेस्ट रेट को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ PSX हफ्तानामा। ईद से पहले जो हमारी लास्ट एपिसोड थी उसके अंदर हमने देखा था कि मार्केट ने जब ओपनिंग की थी वीक की, तो उस वक्त तकरीबन 15,300 पॉइंट्स मार्केट ने नेगेटिव ओपन किए थे, ड्रॉप किए थे, और ऑयल प्राइसेस भी अनस्टेबल थी और ग्लोबल मार्केट्स भी डिक्लाइन कर रही थी। सिचुएशन काफ़ी अनसर्टेन थी। आज हम शो कर रहे हैं तब भी सिचुएशन अनसर्टेन है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या इम्पैक्ट होगा उसका स्टॉक मार्केट में, और इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इसको डिस्कस करने के लिए आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ अजीज़ और मोइस शहजाद। वेलकम टू द शो। मोइस भाई, आपसे मैं पूछना चाहूँगा पहले कि इस हफ्ते की मार्केट को हमने देखा कि काफ़ी ड्राई मार्केट रही, वॉल्यूम्स भी कम रहे मार्केट में और टेंशंस भी बढ़ती रही, कहीं स्टेबिलिटी की तरफ भी नजर आई, लेकिन मार्केट पे उसका एक नेगेटिव या मिक्स एक सेंटिमेंट रहा। तो कैसे देख रहे हैं मार्केट को इस वीक में और आने वाले वीक में? देखिए, पहले तो प्रीवियसली स्टार्ट करता हूँ मैं, क्योंकि हमने ईद वाले वीकेंड भी शो नहीं किया था, उससे पिछले हफ्ते किया था। 2 हफ्ते हो गए लास्ट शो के बाद हमारे। 2 हफ्ते अगर हम देखते हैं तो पीछे से हम कंपेयर करते हैं तो दोनों हफ्ते के अंदर सिर्फ 1000 पॉइंट गिरे हैं नेट। अगर हम नेट की बात करते हैं, फ्लक्चुएशन जो हुई इसको आप हटा दें, क्योंकि जो लास्ट वीक था उसके अंदर नेगेटिव ओपनिंग हुई थी मार्केट की, उसके बाद फिर एक अपर होल्ड लगा था और उसके बाद फिर मार्केट स्टेबल चली थी। और इस वीक के अंदर ये हुआ है कि इनिशियली 2 दिन मार्केट प्लस हुई है, कल के दिन मार्केट तकरीबन 5,500 पॉइंट नेगेटिव और आज 1200 पॉइंट नेगेटिव और पूरे हफ्ते के अंदर तकरीबन 1000 से 1200 पॉइंट ही लेस हुए हैं। तो अब मार्केट स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर मार्केट है। क्योंकि अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो आज से 2 हफ्ते पहले हमारी लास्ट वीडियो बनी थी, तब तक कोई जंग सेटल होने तक की बातचीत कुछ भी नहीं चल रही थी हर जगह पर। लेकिन अब अगर आप देखते हैं ईद के बाद वाले हफ्ते से, तो ईद के बाद भी ट्रम्प का बयान आया था जिसके अंदर वो थोड़ा 5 दिन का सीज फायर कर रहे थे। फिर हमने देखा था कि इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी सी बूस्ट अप हुई थी और यही वजह थी कि मंडे वाले जो ट्यूसडे को मार्केट ओपन हुई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, वो तकरीबन 5,000 4,500 पॉइंट प्लस था और वहां से फिर स्लो स्लो नीचे आके खैर 1200 पॉइंट पे क्लोजिंग दी, लेकिन सिर्फ उसी वजह से प्लस था। अगर वो बात नहीं होती तो फिर जो वीकेंड के अंदर डेवलपमेंट्स हुई थी वॉर के लेकर और हमलों को लेकर, तो मार्केट नेगेटिव ही खुलती और बहुत ज्यादा नेगेटिव खुलती। खैर मार्केट अब प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब कर रही है। ये वीक भी मेरे ख्याल से थोड़ा बेहतर ही गुजरा है, क्योंकि ज्यादा पॉइंट्स लेस नहीं हुए हैं, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा श्रिंक नहीं हुआ है, नॉर्मली बिहेवियर चल रहा है। कंसोलिडेशन फेज के अंदर जब मार्केट होती है तो अप डाउन स्लो वॉल्यूम्स। अगर आप पूरा हफ्ता देखें, ये वाला 4 दिन जो है उसके अंदर वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा स्लो रहा है। सिर्फ एक दिन मार्केट के अंदर वॉल्यूम ज्यादा थे, वो था वेडनेसडे वाला दिन, जिस दिन मार्केट तकरीबन 4,500 पॉइंट के करीब प्लस बंद हुई थी। उसके बाद और उससे पहले वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहा है, स्लो स्लो काम हो रहा है। और फिर नेगेटिव न्यूज, क्योंकि एक चीज होती है जंग चल रही है, एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज जो पूरी दुनिया के ऊपर चल रही है। उसके बाद अब छोटी मोटी नेगेटिव न्यूज जो है वो कंटिन्यूसली आ रही है, जैसे कि हम देखने के, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो जंग हुई है उससे ऑयल प्राइस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। 67-65 के पास क्रूड ऑयल था और अभी आज जो है वो 95-96 पर ट्रेड कर रहा है। तो तकरीबन जो है वो 50% के करीब इंक्रीज आ गया। अगर 60 से लगाते हैं तो 95-50% बढ़ गया है क्रूड ऑयल। और पाकिस्तान में 300 रुपए से भी नीचे था पेट्रोल, 260 के अराउंड था और अभी 320-330 के पास है। और आज क्योंकि जुम्मा है तो आज भी पेट्रोल प्राइस हमें लगता है कि 40-50 रुपए हो सकता है बढ़ जाए या ना बढ़े। अगर गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देना चाहेगी तो बिल्कुल ही बढ़ेंगे, वरना फिर वो सब्सिडी में काउंट होगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की भी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो सब्सिडी आवाम को दे सके, क्योंकि टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो इस बार बहुत ही कम रहा है, टारगेट से नीचे रहा है। तो इस वजह से जो टी बिल से ऑक्शन हुए थे कल, उसके अंदर भी तकरीबन 2% के करीब इंक्रीज आया था। 12.5% पे जो है वो 2 साल की यील्ड, 3 साल की यील्ड 12.5% पे आई है। इसके अलावा क्योंकि जो मार्केट गिरने की सबसे बड़ी वजह थी जंग से पहले, वो यही थी कि बैरिक गोल्ड ने रेकोडिक के प्लान को रिव्यू करने का कहा था। उसकी वजह ये थी कि बलूचिस्तान के हालात खराब थे और अब जिस जगह पर रेकोडिक का प्लांट है, जिस जगह पर काम होगा, वो है ईरान के बॉर्डर के करीब। तो स्टिल टेंशन हैं जंग की,
तो इस वजह से 1 साल के लिए डिले कर दिया। तो ओजीडीसी पीपीएल, हालांकि ऑयल बढ़ा हुआ है, ओजीडीसी पीपीएल बेनिफिशियरी बनता है, लेकिन रेकोडिक की वजह से ओजीडीसी पीपीएल भी कल प्रेशर में रहे और आज भी थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर ही बन रहे। तो मार्केट के अंदर इस तरह से ही चलता है, एक बड़ी न्यूज होती है, उसके बाद जो है वो सारी अच्छी न्यूज जो है वो ढक जाती है, कोई भी नहीं दिखती किसी को अच्छी न्यूज, सिर्फ नेगेटिव न्यूज का ही जो है वो बादल मंडराट होते हैं हर तरफ, और हर कोई नेगेटिव में आ जाता है और उसी वक्त बाइंग करनी और होती है और वहीं पे ही जो है प्रॉफिट जनरेट होता है। अगर आज से मैं पहले की बात बताता हूँ आपको, जब पाकिस्तान की डिफॉल्ट की न्यूज चल रही थी तो बहुत सारी चीजें उस वक्त अच्छी भी हो रही थी और हम बता रहे थे, हर कोई बता रहा होगा, बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि यहाँ बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस है, सबको पता है कि भाई यहीं पर ही बाइंग करनी है। तो हर तरफ नेगेटिव न्यूज थी, कहीं पॉजिटिव न्यूज नहीं थी। उसके बाद मार्केट ने तेजी से चलना शुरू किया। इससे पहले की अगर हम मिसाल लें तो कोविड के अंदर, जब कोविड आया हुआ था, मार्केट 27,000 पॉइंट्स पर आ गई थी, तब भी कोविड चल ही रहा था और कोविड के दरमियान ही 40,000 पॉइंट में मार्केट गई थी। तो कोविड के दरमियान ही सारी चीजें होती है ना, क्योंकि चीजें आहिस्ता आहिस्ता स्टेबल होती हैं और मार्केट फ्यूचर को देख के आगे चलती है। तो अभी भी अगर हम देखते हैं, सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है जो कि सबसे बड़ा है, वो पूरे जियोपॉलिटिकली पूरे दुनिया के लिए सबसे नेगेटिव है, वो है जंग खत्म होती है तो स्लो स्लो सारी चीजें सेटल डाउन होने की तरफ जाएंगी और उससे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, जब जो नेगेटिव न्यूज आ रही है रेकोडिक, वो वाला मसला हल हो जाएगा। ऑयल की प्राइस ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नीचे आएंगी, तो यहाँ पर जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, टी बिल्स ऑक्शन हो रहा है ऊपर के रेट पर, वो सब नीचे आ जाएगा। तो स्लो स्लो सारी चीजें सेटल डाउन होनी है। सिर्फ एक ही वजह है और एक ही मसला है, वो है जंग खत्म हो जाए। और अगर हम बयान अभी देखें तो टेबल टॉक्स के ऊपर बातें आ गई हैं। यूएस ने पहले 15 पॉइंट शेयर किए, पर ईरान ने 5 पॉइंट शेयर किए कि भाई ये दे दो, और अभी 10 दिन का हॉल्ड भी जा रहा है मेरे ख्याल से, या 1 महीने के हॉल्ड की तरफ जा रहे हैं जंग में ट्रम्प की तरफ से। तो चीजें टेबल टॉक्स पर आ गई हैं और स्लो स्लो जो है वो सारी चीजें सेटल हो जाएंगी इंशाल्लाह। उसके बाद फिर मार्केट के अंदर पॉजिटिविटी हमें देखने को मिलेगी और ऑल टाइम हाई नए लगेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका वापस आता हूँ मुफीज जी। मेरा आपसे सवाल है, जैसे मोइज ने बताया कि जो बैरिक गोल्ड जिस तरह अपने प्रोजेक्ट को जो उन्होंने डिले किया फॉर नाउ, उसके जो कंपनीज हैं जो अफेक्ट हो रही हैं, ओजीडीसी और पीपीएल, इसी तरफ दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि ओजीडीसीएल जो है वो नए रिजर्व्स, नई गैस एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है, और विच इज गुड फॉर द कंपनी। और ओजीडीसीएल के हवाले से हमें पता चल रहा है कि सर्कुलर डेट पेमेंट्स भी हैं, वो भी उसको रिसीव हो रही हैं। तो आई थिंक इट इज हेल्दी फॉर द कंपनी। ऑडियंस के लिए बताएं कि ओजीडीसीएल को किस तरह देखते हैं और इस बैरिक गोल्ड वाली न्यूज को किस तरह देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ओजीडीसीएल का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है, दैट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद रेकोडिक। उसकी जो प्राइम बिजनेस है वो इंटैक्ट है। डिस्कवरी, जैसे आपने भी बताया, डिस्कवरीज कर रही है, ओजीडीसीएल कर रहा है, अपनी गैस सप्लाई कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया। लेट्स अंडरस्टैंड दिस के जो सिक्योरिटी कंसर्न है उसकी वजह से बहुत सारी चीजें, जैसे मिसाल के तौर पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद इस तरह है कि वहां पे आप अभी जो ऑयल है वहां से सप्लाई नहीं हो रहा, तो वो दूसरे जो ट्रेड राउट्स की तरफ मूव किया जा रहा है, जैसे कराची पोर्ट की तरफ जो आपका ट्रेड है वहां पे डाइवर्ट हो रहा है। सिमिलरली जो ओजीडीसीएल और रेकोडिक का प्रोजेक्ट था, दैट इज नॉट कि वो कैंसिल हो गया है, वो डिले हुआ है। पहले से ही बलूचिस्तान के हालात की वजह से भी थोड़े कंसर्न्स आ रहे थे, फिर ये जो रीजनल टेंशंस हो गए मिडिल ईस्ट में, उसके वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट डिले कर दिया। डेफिनेटली आपके सिक्योरिटी कंसर्न रिवाइज होंगे। जब इतना बड़ा स्टेक होता है किसी कंपनी का, इतने बड़े एक इन्वेस्टमेंट होती है, तो उसमें हर चीज को रिवाइज किया जाता है। उसमें आपके वैल्यूएशंस रिवाइज होती हैं, आपकी सिक्योरिटी कंसर्न्स रिवाइज होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो डिले, मार्केट क्योंकि सेंटिमेंट नेगेटिव है तो मार्केट इस चीज को थोड़ा सा प्रेशर में लिया, बट ओजीडीसीएल के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ। और ओजीडीसीएल सिर्फ एक पर्टिकुलर बैरिक गोल्ड पर रिलाई नहीं करता है, रेकोडिक के प्रोजेक्ट पर रिलाई नहीं करता, वो ऑलरेडी अपनी गैस डिस्कवरीज कर रहा है। जो प्रिंसिपल जो उसका बिजनेस है वो इंटैक्ट है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि हम ईरान के साथ ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर का एक सेंसिटिव बॉर्डर शेयर करते हैं, और बैरिक गोल्ड का जो प्रोजेक्ट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मिलियंस, इट्स अबाउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सो कहीं पे अगर किसी कंपनी का इतना मेजरली स्टेक इन्वॉल्व हो, तो अगर ये प्रोलॉन्ग भी होता है तो बिजनेस को ये आपको लगता है अफेक्ट कर सकता है या हर्ट कर सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, या जो इसके डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो इसको कवर अप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी? देखिए, बिजनेस को इफेक्ट किस तरह करेगा? बिजनेस को बहुत ज्यादा नंबर्स में इफेक्ट करते हैं जब उसकी पेमेंट्स या उसके प्रॉफिट्स आने शुरू होते हैं, बुक्स पर रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। अभी उसकी बुक्स में ऐसे कोई चीजें रिफ्लेक्ट कर नहीं रही हैं, अभी तो चीजें डेवलपमेंट की तरफ जाएंगी और स्टार्ट होंगी। वंस दे स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन द कंपनीज बुक, उसके प्रॉफिट्स में उसकी वैल्यूएशन नजर आ जाए, फिर आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट रुक गया तो आपकी अर्निंग जो है वो मुतासर हो सकती है। अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो प्रोजेक्ट शुरू होगा। तो यार ये समझिए कि जो प्रॉफिट्स आपके अगले 4 साल में रिफ्लेक्ट होने थे वो शायद 5 साल में रिफ्लेक्ट हो जाए, मिसाल के तौर पे 1 आध साल डिले हो जाए, बट उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सही है, ठीक है। मुझे भाई मैं आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह हाई एनर्जी प्राइसेस चल रही हैं ग्लोबली, उससे पाकिस्तान के इंपोर्ट बिल के ऊपर तकरीबन $4.5 बिलियन का एक इफेक्ट आ सकता है,
जिससे पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है उस पर भी एक, और एक्सटर्नल डेट भी है वो भी इंक्रीज हो सकता है, एक प्रेशर एक्सट्रेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी तकरीबन 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स तक अफेक्ट हो रही हैं इससे। तो हाउ गुड और बैड इट इज फॉर द इकोनॉमी, अच्छा तो नहीं है ये, हेल्दी तो नहीं है, लेकिन इससे हम क्या इफेक्ट देख सकते हैं इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान की, एंड डायरेक्टली एन इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक मार्केट एज वेल? देखिए, जो सीधा इम्पैक्ट आएगा, जो आपने भी बात की, वो सिर्फ और सिर्फ ऑयल की वजह से ही आएगा। और पाकिस्तान करंटली लगा हुआ है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाए ताकि ऑयल की कंजप्शन हमारी कम हो। तो पाकिस्तान लगा हुआ है इस चीज़ के लिए, लेकिन नेगेटिव चीज़ तो नेगेटिव है ना। इस वजह से इंटरेस्ट रेट भी इम्पैक्ट करेंगे, हमारे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो इकोनॉमी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड में, जो 2020 के अंदर डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आ गई थी, 2020 के बाद मार्केट सेट होना शुरू हुई, इकोनॉमी सेट होना शुरू हुई, रिजर्व पाकिस्तान के बढ़ना शुरू हुआ, वापस नेगेटिव टेरिटरी के अंदर जा सकते हैं। स्लो स्लो थोड़ा थोड़ा नीचे जाते रहेंगे। जो रिजर्व है इनका, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है, वो सारा जो है वो खराब हो सकता है पाकिस्तान का। लेकिन मेरे हिसाब से शॉर्टर टर्म पे इम्पैक्ट आएगा। लॉन्गर टर्म पे अगर लॉन्गर टर्म की पिक्चर देखते हैं वो स्टिल क्लियर है, क्योंकि शॉर्टर टर्म में ही जो है वो जंग चलेगी। जंग ये वर्ल्ड वॉर 3 कोई नहीं होने लगी, हो भी सकती है, लेकिन अभी तक तो ये नहीं लग रहा कि वर्ल्ड वॉर 3 होने लगी है। स्लो स्लो मामला आहिस्ते आहिस्ते इकोनॉमिक, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। तो पूरी दुनिया लगी हुई है, पाकिस्तान सबसे ज्यादा लगा हुआ है कि ये जंग खत्म हो। जैसे ही खत्म होगी तो ये जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट आया है वो सारा पॉजिटिव में तब्दील हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल सही है मुफीस भाई, हमने जैसे मोइस भाई ने बताया कि ये चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन अगर हम देखें बहुत सी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे ग्लोबली मोइस भाई ने बताया कि हर कंट्री इससे अफेक्टेड है कहीं ना कहीं, लेकिन टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान इज अ डेवलपिंग कंट्री, अगर डेवलपिंग कंट्री की इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर जा रही है और उससे जितनी भी स्टेबिलिटी हमने फिस्कल ईयर 25 में अचीव की थी वो सारी वापस 0.0 पे भी आ सकती है। इंपोर्ट बिल बनना एक तरफ है, लेकिन दूसरी तरफ एक्सपोर्ट्स का डिक्लाइन वो भी 1.5 to 2 बिलियन डॉलर्स, काफी ज्यादा गैप है ये। तो इसको किस तरह देखते हैं फॉर द इकोनॉमी, और आपको क्या लगता है कि इसकी, क्योंकि अगर हमारी एक्सपोर्ट्स बिल्कुल रुक गई, कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट, हमारी सबसे मेजर एक्सपोर्ट है, ये हमारी रुक गई, तो हाउ वुड इट बी फॉर द इकोनॉमी? अच्छा देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि आपकी ग्लोबल इकोनॉमी, इवन आपकी जो डोमेस्टिक जीडीपी वगैरह चले बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल हो जाए। इवन कोविड के अंदर भी लॉकडाउन था, बट हमारे यहाँ स्मार्ट लॉकडाउन पाकिस्तान में लगा के कहीं ना कहीं हमने केटर किया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग बिल्कुल ही कोई $0 की एक्सपोर्ट्स पे चले जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक्सपोर्ट्स होती रहेंगी, डेफिनेटली नंबर्स इंपैक्ट करेंगे, तो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी आपको नजर आएगी। जो इन्फ्लेशन के नंबर अगर रिवाइज होते हैं ऑयल की वजह से, वो आपके 2 क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, 1 to 2 क्वार्टर्स में आपके रिफ्लेक्ट करेंगे, बट ये एक शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी की, लॉन्ग टर्म में चीजें इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में आपको बिल्कुल इंपैक्ट नजर आएगा। आपके नंबर्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपका रुपी हो सकते हैं थोड़ा प्रेशर में आए अगर ऑयल प्राइसेस जो है सस्टेन नहीं करती, विच वी वांट कि सस्टेन करें। लेकिन ये शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी है, ये जैसी ही चीजें सेटल होंगी, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह जल्दी सेटल हो जाएंगी, तो उसके बाद चीजें नॉर्मल हो जाएंगी। और ये एक्सपोर्ट के नंबर जो आप बोल रहे हैं, हमारे एक्सपोर्ट के नंबर कोई बहुत बड़े भी नहीं है, लेकिन अगर हमारा इंपैक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल अगर हमारी सर्विस जो हम लोग एक तो प्रोडक्ट बिजनेस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, बट एक हम सर्विस बिजनेस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो सर्विस बिजनेस को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। डेफिनेटली जो कंज्यूमर होता है वो कंजम्पशन कम कर देता है अपनी, क्योंकि प्रायोरिटीज रिवाइज हो जाती हैं, तो उस हिसाब से आपके नंबर्स कम हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री, तो उसमें आईटी को तो ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं है। ऑयल की वजह से जो ट्रेड आपकी रुकेगी वो आप काउंट कर सकते हैं, बट जो सॉफ्ट बेसिस पे आपकी सॉफ्ट स्किल्स पे एक्सपोर्ट हो रही है, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जो कंजम्पशन जिसको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां से डिमांड कम हो जाएगी, तो वहां पे आपके नंबर जो है थोड़े से कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, बट देन शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी के बाद आप इसमें बेहतरी देख सकते हैं। बिल्कुल सही है मुझे, जैसे मुफीस भाई ने बताया कि चीजें इंटैक्ट ही हैं, हम देखें तो हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इंक्रीज होती जा रही हैं साथ साथ, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट बिल पे जो हमारे एक स्ट्रेन आएगा, तो हमारी जो मेजर कंपनीज लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट पे, उनका एक इफेक्ट तो उस पर आएगा, क्योंकि आईटी कंपनीज उस तरह लिस्टेड नहीं है एज कम्पेयर टू जितनी ऑयल कंपनीज लिस्टेड है। आप ऑडियंस को बताएं कि जैसे हम कहते हैं कि मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, तो फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से जो प्रेशर था इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट बिल, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो रुका उसकी वजह से जो इम्पैक्ट था वो मार्केट अब्सॉर्ब कर चुकी हुई है, या देयर इज मोर टू कम? देखें, आप जैसे हम बताते हैं ना, मार्केट फ्यूचर ड्रिवन होती है, फ्यूचर के ऊपर मार्केट चलती है। तो मुझे बताएं, जंग से पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया? अब तक तो कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया। इम्पैक्ट जो आना है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व का ही आना है। रिजर्व कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो इम्पैक्ट ऑलरेडी मार्केट ले चुकी। मार्केट अगर देखते हैं जंग से पहले और जंग के बाद मार्केट 15,000 पॉइंट गिर चुकी है, जो कि आई थिंक 5-7% बनता है। जो और उससे पहले ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई थी, क्योंकि बैरिक गोल्ड की भी न्यूज़ आई हुई थी। इसके अलावा T+1 की सेटलमेंट की बात करेंगे, इस वजह से प्रेशर था। खैर ओवरऑल जो भी हो, सारा प्रेशर मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है।
ऑलरेडी मार्केट प्रेशर ले चुकी है और इस वजह से अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और ज्यादा नीचे जाए मार्केट। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से 5%, 10% मैक्सिमम, जो 1,44,000 का लो लगाया मार्केट ने, वहां तक हो सकता है आ जाए वापस। मतलब यहाँ से भी जो है 8,000 पॉइंट मार्केट यहाँ से गिर जाए, लेकिन आई डोंट थिंक इससे ज्यादा प्रेशर मार्केट के अंदर बाकी है, क्योंकि सबकी, अगर आप सीमेंट सेक्टर देखते हैं तो वो भी 8 के मल्टीपल पर आ गया है, बैंकिंग सेक्टर 6 के 7 के, बहुत सारी कुछ बैंक तो 5 के मल्टीपल पर आ गई है। मतलब सबके मल्टीपल्स भी नीचे आ गए हैं, सबकी सारी चीजें सेटल हो गई हैं। अब मल्टीपल नीचे आ गए हैं और रेट समझ लें 100 रुपए चल रहा है, उसकी अर्निंग जो है वो 10 रुपए की है, 10 के मल्टीपल होता है। अब वो 100 वाला शेयर अगर 50 रुपए का हो गया है तो वो 5 के मल्टीपल में मिल रहा है, मतलब ये है। और अगर उसकी अर्निंग कम हो जाती है, क्योंकि इन्फ्लेशन का अगर हम बात करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, उसको फाइनेंशियल कॉस्ट ज्यादा लगती है या सेल्स कम होती है इन्फ्लेशन बढ़ने की, एनीथिंग, ठीक है, तो उसकी अर्निंग 10 रुपए से 8 रुपए की हो जाएंगी। तो स्टिल अगर हम देखते हैं 50 रुपए ही रुकता है वो, तो भी 6 के मल्टीपल पर ही मिल रहा है ना, 6-7 के मल्टीपल मिल रहा है, तो स्टिल सस्ता मिल रहा है। तो यहाँ से बढ़ने की जगह मौजूद है, जब तक सारी चीजें सेटल डाउन नहीं होती हैं। इम्पैक्ट जो सारी कंपनी जो इम्पैक्ट लेना शुरू करती हैं इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का, अब तक बढ़ा नहीं है, जो कि बढ़ेगा अगर तो इन सबका इम्पैक्ट लेना शुरू करती हैं, तो स्टिल यहाँ से मार्केट के अंदर बढ़ने की जगह मौजूद है। ये हम कह सकते हैं कि जब तक वॉर सेटल डाउन नहीं होती है तो मार्केट नए हाई की तरफ नहीं जाएगी, अपने आप को यहीं सेटल करेगी। 1,50,000 इंडेक्स चल रहा है, 1,70,000 तक जा सकती है, लेकिन जब वॉर वाली सिचुएशन खत्म होगी तो फिर मार्केट के अंदर हम नए हाई देख सकते हैं। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई नया हाई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास मुझे वापस आऊंगा फॉर रिजल्ट्स और अर्निंग्स। उससे पहले मुझे मुफीज भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इसको किस तरह देखते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी ने कुछ इस तरीके से प्रोग्रेस किया कि कतर के साथ हम ऑलरेडी 24 LNG कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कार्गोस कॉन्ट्रैक्ट जो हम कैंसिल कर चुके हुए थे, और वी डिड नॉट नो कि दिस वाज कमिंग, दिस वॉर वाज कमिंग। लेकिन इसके अंदर मजीद हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कतर के साथ LNG के, क्योंकि ग्लोबल जो ट्रेड रूट है वो तो अफेक्ट हुआ है, चीज़ें रुकी हुई हैं, तो किस हद तक पाकिस्तान के लिए डैमेजिंग हो सकता है कि LNG सप्लाई का कम होना, और कौन सी कंपनीज हैं जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स इनके साथ थे और वो अफेक्ट हो सकती हैं और इन्वेस्टर्स पे भी एक इम्पैक्ट आ सकता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल PSO का कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है कतर गैस के साथ, उसके बाद वहां से इंपोर्ट हो रहे थे कार्गोस। कंपनीज इम्पैक्ट करेंगी, बट देन आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं थ्राइव होने का मौका मिलेगा। जो गैस आपके पास सरप्लस में रखी थी फॉर एग्जाम्पल, आपको वो निकालने का मौका मिलेगा, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो आपकी लोकल इंडस्ट्री, अगर आप इम्पोर्टेड आपकी गैस आ रही है, LNG आ रही है और आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो लोकल गैस अगर रिजर्व में उनके पास रखी नहीं तो उनके पास उनको वो चीज बेचने का मौका नहीं मिलेगा। बट देन अब क्योंकि माहौल इस तरह का हो गया, वो कहते हैं ना, जैसे कोविड में भी हमने एक बात की थी, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन गई थी ना, बहुत सारी चीजें बन जाती हैं। तो बज़ाहिर फेस वैल्यू पे देखें तो PSO का भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो अगर गैस आएगी तो गैस जाएगी कैसे? लेकिन देन फिर आप देखते हैं कि लोकल कंपनीज आपको इम्पैक्टफुल नजर आएंगी, जिनके पास गैस है वो आगे देंगी। जैसे हमारी भी गैस है ना फर्टिलाइजर सेक्टर को, तो आपको ये सारी चीजें, अगर आपकी गैस इम्पैक्ट करती है इम्पोर्टेड, तो शायद इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा सा पड़े शॉर्ट टर्म पे, बट आपको उस शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान के अंदर ही सारे सरप्लस कवर करने के लिए मिल जाएंगे। बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं, आपने माड़ी एनर्जीज का जिक्र किया कि इन टर्म्स ऑफ गैस सप्लाई, कुछ बता सकते हैं कि उनके नेम कंपनी जिनके साथ माड़ी ने की कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट्स किए हैं जिनको एक गैस सप्लाई प्रोवाइड करेगा? हमारी FFC को भी दे रहा है, फातिमा को भी, एंड ईफर्ट को भी आई थिंक दे रहा है, यस। तो हमारी तीनों को सप्लाई कर, FFC को जरा वो ज्यादा सप्लाई कर रहा था, बट आई थिंक मुइज कैन करेक्ट मी एज वेल कि आप वो तीनों को ही गैस सप्लाई करेगा। तो ये भी एक चीज प्लस है कि चले हमारी की तरफ से तीनों फर्टिलाइजर्स कंपनीज जो शरिया कंप्लाइंट में आती हैं उनको गैस सप्लाई हो जाएगी। सही, बिल्कुल ठीक है। मुझे भाई थोड़े से रिजल्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। कुछ अहम रिजल्ट्स आए हैं लास्ट एपिसोड से अभी तक, एक एक करके डिस्कस करते हैं, फिर आप बताइएगा कि इन्वेस्टर्स के लिए ये स्टॉक्स ठीक हैं फॉर लॉन्ग टर्म या नहीं। AGP से शुरू करते हैं, AGP के रिजल्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, AGP की अर्निंग्स बेहतर हैं, सेल्स इंक्रीज हुई हैं और 6 रुपए का डिविडेंड दिया, जो कि मेरे हिसाब से फार्मास्यूटिकल के अंदर 6 रुपए का डिविडेंड बहुत अच्छा है। और अर्निंग्स की अगर बात करते हैं AGP की, 13 रुपए 34 पैसे की अर्निंग आई है और 20 के मल्टीपल पर नॉर्मली फार्मा सेक्टर चलता है, तो 20 के मल्टीपल पर अगर हम 13 रुपए से लगाते हैं तो 260 रुपए का रेट पड़ता है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन वगैरह बढ़ रही है तो यहाँ से इसकी अर्निंग 2 रुपए गिर जाएगी मेरे ख्याल से, तो 11 रुपए की अर्निंग। तो स्टिल अगर हम एडजस्टेड की बात करते हैं तो भी 220-230 रुपए का रेट यहाँ से इजीली बनता है AGP का, तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। फार्मास्यूटिकल की कंपनी बिल्कुल अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल सही है। और इसको एज कम्पेयर टू गैलेक्सो किस तरह देखते हैं, क्योंकि उसका भी रिजल्ट आया रिसेंटली? देखिए, गैलेक्सो का मार्केट शेयर जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में गैलेक्सो जो मेडिसिन सप्लाई करता है वो मार्केट शेयर उसका बहुत ज्यादा है। और अर्निंग्स की बात करते हैं तो 31 रुपए की अर्निंग है गैलेक्सो, कंपैरेटिवली AGP के बहुत मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि 31 रुपए की साल की अर्निंग है और इसने लास्ट क्वार्टर के अंदर ही 12 रुपए कमाया है। मतलब लास्ट क्वार्टर के अंदर इसकी अच्छी सेल्स और अच्छी अर्निंग्स हुई हैं और 12 रुपए का इसने डिविडेंड दिया है अभी।
और अराउंड इसका रेट 325 रुपये चल रहा है और 31 रुपये की अर्निंग है, और हम एडजस्टमेंट के बाद भी लगाते हैं कि 31 रुपये की अर्निंग इसकी 25 रुपये की हो जाती है, और 20 के मल्टीपल पे लगाते हैं हम तो 500 रुपये का रेट बन रहा है, यहाँ से 200 रुपये इंक्रीज। तो गैलेक्सी ज़्यादा अच्छा है एजीपी के निस्बत। सही है, बिल्कुल ठीक है। इसी के साथ मैं आपसे दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो रफान मेट्स का भी रिजल्ट आया, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे रिलेटेड खबर भी आ रही है कि निशात मिल्स जो है वो उसने कोई एक्वायर किए हैं रफान मेट्स के अंदर स्टेक्स। तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को गाइड करते हैं। मेरे ख्याल से अब तक एक्वायर किए नहीं, एक्वायर करने की तरफ है, उन्होंने रिक्वेस्ट डाली, अब तक एक्वायर किया नहीं, करेंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी तक रफान मेट्स, क्योंकि लोग तो मेरे ख्याल से काम करते नहीं होंगे, 7-8 हज़ार रुपये का शेयर है, काम नहीं करते। लेकिन अगर बड़े शेयरों के अंदर हम देखते हैं तो सबसे अच्छा शेयर है जो कि डिविडेंड भी आपको देता है। इस बार भी 150 रुपये का डिविडेंड दिया है और अर्निंग्स भी इसकी 700 रुपये की है, तो अच्छा शेयर है अगर बड़े शेयर में आपको इन्वेस्ट करना हो तो। ऑलरेडी बनी हुई कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड बिजनेस है इसका। बिल्कुल ठीक है। फिर हमारे पास एबट लेबोरेटरीज और पार्क इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। एबट लेबोरेटरीज के अगर बात करते हैं, फार्मा सेक्टर के अंदर ही मैंने दो बता दिए ऑलरेडी, एजीपी और दूसरा गैलेक्सी। तो मैं गैलेक्सी ही प्रेफर करूंगा स्टिल, लेकिन अगर एबट लेबोरेटरीज भी लेना हो तो वो भी अच्छा है, उसका मार्केट शेयर भी अच्छा है। 40 रुपये की अर्निंग है, 81 रुपये की अर्निंग है, 40 रुपये का डिविडेंड है, 10 के मल्टीपल पर मिल रहा है आज की डेट में, तो वो भी अच्छा है। यहाँ से 1400-1500 का टारगेट है, यहाँ से आपको 50-60% गेन इजी दिख सकता है। बिल्कुल ठीक है। जहां कंपनीज की बात है, मुफीज भाई मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जैसे पीएसओ से रिलेटेड आप बता रहे थे कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं एलएनजी के साथ कुछ कैंसिल हुए हैं, कुछ अभी मजीद चलने में, तो पीएसओ लिंक्ड है इसके साथ, और सर्कुलर डेट में भी पीएसओ को भी पेमेंट्स रिसीव होनी है एज कम्पेयर टू ओजीडीसीएल। आप पीएसओ को कैसा देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो, इन टर्म्स ऑफ जो उसके रिसीवेबल्स हैं एज कम्पेयर टू ओजीडीसीएल? किसी इन्वेस्टर को अगर इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है, इफ यू वेयर बोथ दोज कंपनीज, व्हिच इज मोर हेल्दी फॉर इन्वेस्टमेंट? देखिए, मैं ये जो पीएसओ के कॉन्ट्रैक्ट्स है वो कतर गैस के साथ जो थे वो एलएनजी के ऊपर थे, एंड देन वो टेक एंड पे मॉडल था। दूसरा जो पीएसओ को उसको भी सर्कुलर डेट की पेमेंट्स मिलनी है, लेकिन अगर फिर हम ये हमेशा बात करते हैं कि फाइनेंस जब इंटरेस्ट रेट नीचे आता है तो पीएसओ वाज बेनिफिशियरी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन का। इसी तरह अगर इंटरेस्ट रेट खुदा ना खासा ऊपर बढ़ता है, अगर हम पीआईबी देखते हैं उसका एक नंबर हमें रिफ्लेक्शन नजर आता है कि ऊपर की यील्ड कट ऑफ हुई है। तो लेट्स से अगर हम अज्यूम करते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो वो पीएसओ के लिए हेल्दी नहीं होगा, क्योंकि पीएसओ के ऊपर फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि पीएसओ के जो कैश फ्लोज हैं, जो पेमेंट्स आनी है सर्कुलेटर से, वो इतनी जल्दी रिसीव नहीं हो रही। तो अपना कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए बैंक से भी लोन्स हैं और फिर वो उसके ऊपर आपके पास फाइनेंस कॉस्ट भी है। तो उसके मुकाबले में आई वुड स्टिल थिंक कि ओजीडीसी भी आपको हेल्दी नजर आएगा, क्योंकि ओजीडीसी डिस्कवरीज भी कर रहा है, एंड देन अभी कैश फ्लो में बेहतर है कंपैरेटिवली। तो यस, ओजीडीसी इज अ गुड कंपनी। सही है, बिल्कुल ठीक है। जहां पे हमने ऑयल सेक्टर को डिस्कस किया, यहीं पे अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर की बात कर लें करंट इकोनॉमिक या मार्केट कंडीशन के अंदर मुफीज भाई, तो उसके अंदर हमारे पास गवर्नमेंट का ये कहना है कि हमारे पास एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर की कोई शॉर्टेज नहीं है, हम स्टेबल हैं ऑन द साइड ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या इकोनॉमी को फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ, अगर उनको शॉर्टफॉल है, इससे हमारी इनकम भी बढ़ सकती है, हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ सकती हैं, और फर्टिलाइजर सेक्टर पर इसका क्या इम्पैक्ट देते हैं अगर कोई शॉर्टेज नहीं है फर्टिलाइजर की? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि एक्सपोर्ट डेफिनेटली करना चाहिए, बट क्या जहां पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां पे जरूरत है, पहली चीज तो ये आती है ना। अगर आपके पास शॉर्टेज नहीं है तो आपने, जैसे हमारे पास पेट्रोल की भी शॉर्टेज नहीं है, बट हमने होर्डिंग से बचाना है ना, तो हमने, अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमने, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये कि हम फूड कमोडिटीज को मेंटेन करें, हम अपने फर्टिलाइजर सेक्टर को सपोर्ट करें इंटरनली पहले, उसके बाद हम ये गेज करेंगे कि अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम बिल्कुल एक्सपोर्ट करके अपने नंबर्स बेहतर कर सकते हैं। बट आई स्टिल थिंक कि अनटिल और अनलेस आपके इंटरनल नंबर्स जो है वो इंटैक्ट रहे और आपकी जो फूड कमोडिटीज, प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें चैनलाइज रहे, वो ज्यादा बेहतर है और ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और नंबर्स को इंटैक्ट रखने के लिए आपको क्या लगता है, स्टेट ऑफ बैंक ऑफ पाकिस्तान जो अप्रैल 27 को मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसको बढ़ाएंगे? अगर इन्फ्लेशन आपको लगता है डबल डिजिट में जा सकती है, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में एंड स्टॉक मार्केट पे? देखिए, जो हम पीआईबीज के ऑप्शन देख रहे हैं और कट ऑफ फील्ड देख रहे हैं, वो 12.5% पर आई है 2 years, 3 years, 5 years इस तरह करके ना। सो इंडिकेशन तो कट ऑफ फील्ड की ज्यादा है। हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि शायद फॉर टेम्पररी पीरियड स्टेट बैंक शायद 50 बेसिस पॉइंट से रिवाइज कर दे आपकी जो पॉलिसी रेट है, और अगर कर भी देता है तो भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट। और अगर ये केटर करने के लिए, सप्लाई के लिए जरूरी है, तो आई थिंक दैट्स इट्स हाई टाइम। बट हो सकता है अगर हमारा ऑयल अभी स्टेबल हो जाता है और हमारी सेटलमेंट कहीं पे चली है, तो फिर शायद स्टेट बैंक इसको रिवाइज ना करे और यहाँ पे ये मेंटेन रखे इंटरेस्ट रेट को।
बिल्कुल ठीक है मोहित भाई, मेरा सेम सवाल आपसे भी होगा, आप कैसे देखते हैं आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी को? देखिए, इकोनॉमी को स्टेबल रखना है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ही पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, और टैक्स कलेक्शन भी पाकिस्तान की उससे इम्पैक्ट करेगी। और आईएमएफ भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान गवर्नमेंट आवाम को सब्सिडी दे। अगर सब्सिडी देगी तो फिर जो आईएमएफ की किस्त रहती है वो भी अटकी हुई है स्टिल। तो एक ये है, और दूसरा, अगर इन द मीन टाइम, क्योंकि 1 महीना है अभी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर, इन द मीन टाइम अगर जंग ठंडी हो जाती है, जंग के मामला खत्म हो जाते हैं, ऑयल नीचे आ जाता है, तो सब चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी खुद ही। मतलब इंटरेस्ट रेट फिर नहीं बढ़ेगा मेरे ख्याल से। बिल्कुल ठीक है। मैं शो को थोड़ी एंडिंग की तरफ लेके जाना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले आप दोनों से, मैं ऑडियंस के लिए स्टॉक्स से बेहतर मैं आप लोगों से स्ट्रैटेजी जानना चाहूंगा कि कमिंग वीक के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मोइज भाई, आपसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लीज। देखिए, मार्केट अभी क्योंकि 2 हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हजार पॉइंट ही सिर्फ माइनस हुई है, और बीच में आइटम ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। पिछले दिनों ओजीडीसी पीपीएल नहीं गिरा था, और अगर पिछले दिनों से अब देखते हैं हम 2 हफ्ते बाद, तो ओजीडीसी पीपीएल थोड़ा गिरा हुआ है, सामने एंग्रो होल्डिंग बढ़ा हुआ है, कुछ बैंक थोड़े से पॉजिटिव आ गए हैं। तो इस तरह से मार्केट चल रही है। मार्केट अभी भी आपको मौका दे रही है बाइंग करने का। मेरे हिसाब से अगर लॉन्गर रन की तरफ हम जाते हैं, 8 से 6 महीने या साल का, या 2026 एंड की हम बात करते हैं, 2026 एंड तक का अगर आप टारगेट लेते हैं, तो यहाँ पर स्टिल अच्छे शेयर्स मौजूद है। जैसे कि हमने रिजल्ट्स की बात की, उसके अंदर एजीपी और गैलेक्सो, तो आप गैलेक्सो एक पिक कर लें, गैलेक्सो के अंदर बाइंग करें। या फिर अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन आपको पता है कि म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना आपको आती है, तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट होती है, जो KSC, KMI ऑल या KSC 100 जो भी XYZ, किसी भी आप स्टॉक के अंदर, किसी भी आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करके छोड़ दें फॉर 7 और 8 मंथ के पीरियड 2026 के एंड तक, तो आपको यहाँ से भी 10-15% का गेन इजीली मिल सकता है। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं सीधा सीधा वॉर के ऊपर। अगर वॉर जल्दी खत्म होगी और सारी चीजें सेटल डाउन की तरफ जाएंगी, तो मार्केट तेजी से बढ़ेगी। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि वॉर अगर खत्म भी होती है, तो उसके बाद एक ही दिन मार्केट झटका देगी 10% प्लस का हॉल्ट होने का, क्योंकि एक ड्यू है ये चीज, प्रेशर ड्यू है ये। और उसके बाद फिर मार्केट अपने आप को कंसोलिडेशन फेज के अंदर ही रखेगी 1,60,000, 1,65,000, 1,70,000 तक। और उसके बाद फिर कोई मजीद नई डेवलपमेंट्स आएंगी तो फिर मार्केट परफॉर्म करेगी। लेकिन टिल देन आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इंडेक्स के अंदर, इंडेक्स वाले आइटम में आप काम कर सकते हैं। या तो स्टॉक समझ नहीं आती है, तो आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी इक्विटी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। 6 महीने के अंदर आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल जाएगा जितना आपको कोई भी बैंक या कोई भी म्यूचुअल फंड जो कैश फंड होता है वो आपको नहीं देगा। बिल्कुल ठीक है मुफीज भाई, जो स्टेबिलिटी हमने फिस्कल ईयर 25 में अचीव की, वो स्टेबिलिटी के बाद अभी जो स्ट्रेन्स इकोनॉमी के ऊपर आ रहे हैं वो तो आ रहे हैं, उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी जो स्टेबिलिटी या जो हाई स्टॉक मार्केट ने 2025 में लगाए, उनको हमने काफी ज्यादा डिक्लाइन होते देखा। आने वाले वीक के लिए और अगले 6 मंथ्स के लिए कैसा देखते हैं मार्केट को, और वही रेट्स कंपनीज के वापस आने में और इंडेक्स को वापस पिछले रेट्स को क्रॉस करने में कितना टाइम देखते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इस सिचुएशन में? मैं बता देता हूँ। देखें, कंपनी के रेट्स आने में हमेशा जब एक डिक्लाइन आता है तो वो बड़ा रैपिड होता है, और जो एक तेजी होती है उसमें टाइम लगता है। मिसाल के तौर पर अगर 1.5 लाख की तेजी हुई पिछले 1.5-2 सालों में, तो एक हफ्ते के अंदर 40,000 पॉइंट निकल गए, 2 हफ्ते के अंदर 40,000 पॉइंट निकल गए। तो बढ़ने में टाइम लगता है, और गिरते हुए ना जल्दी गिरा जाता है। इवन कभी आप किसी एक हिल के ऊपर ट्रैवल करके देखिएगा, तो आपको ऊपर ट्रैवल करते हुए टाइम लगेगा, लेकिन उतरते हुए आप जल्दी उतर जाएंगे। तो दिस इज हाउ everything works when it's coming to a downward trajectory. अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मेरा मशवरा ये होगा कि आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, क्योंकि जिस तरह ऑयल स्पेक्यूलेट हो रहा है, जिस तरह बाकी मार्केट्स स्पेक्यूलेटिव एस्पेक्ट में ट्रेड हो रही हैं, तो स्पेक्यूलेशन से बचने का तरीका ये कि आप अपने आप को कैश में रखें। हर बार प्योरली 100% इन्वेस्टेड होना भी इज नॉट द राइट स्ट्रैटेजी। कभी कभार कैश रखना इज ऑल्सो स्ट्रैटेजी, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन हो कि आप, जैसे मुइज ने बताया, कि आप म्यूचुअल फंड में चले जाएं, आप अपना जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उसको आप स्विच कर सकें, रिवाइज कर सकें। आप 25-30%, 32-35% आप इन्वेस्टेड रहें इन द इक्विटी मार्केट, बाकी आप 70%, 60% अपने हाथ में कैश रखें, कि अगर आप मार्केट फर्दर डिप लेती है बिकॉज ऑफ एनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, तो आप उसको एवरेज आउट कर सकें या अपनी कंपनीज को निकाल सकें। अच्छी कंपनी जैसे गैलेक्सो है, गैलेक्सो का 12 रुपए का डिविडेंड है, गैलेक्सो की अर्निंग्स अच्छी हैं। फैसल बैंक है, बैंक्स में मीजान बैंक की एनुअल जनरल मीटिंग आई थी, और मीजान बैंक ने मेंशन किया कि हम लोग जो पे आउट रेशियो मेंटेन करेंगे इवन इफ द प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीजेस। अगर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो पे आउट रेशियो भी मेंटेन होगा। हम उसका जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 35% के करीब है, लोएस्ट इन द इंडस्ट्री। तो ये मीजान बैंक, तो बैंकिंग में आपको शरिया कंप्लाइंट बैंक वैसे ही अच्छा मिल रहा है, आप एंग्रो होल्डिंग रख सकते हो। तो वही अच्छी कंपनीज आप
थोड़ा थोड़ा करके जमा करें। अगर कोई सिचुएशन इस तरह की होती है जो प्रॉब्लमेटिक है तो आपको डिप पे मिलेगी, वरना जब मार्केट यहाँ से स्टेबल होगी फिर आप अपना बाकी कैश इन्फ्यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अदर देन दैट, जैसे मुझे आपको बताया कि अगर आप लेट्स से आप कहते हैं बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी आपको नजर आ रही है, तो वो आप उसके बाद आप कुछ लो रिस्क म्यूचुअल फंड्स की तरफ मूव कर सकते हैं एंड वहां पे अपना पैसा हल्का हल्का स्टार्ट कर सकते हैं पार्क करना, क्योंकि आपकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है। दिस इज जस्ट अ पैनिक सिचुएशन, और ये पैनिक कब सेटल होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि पैनिक, ऑल वी वांट इज कि जल्दी सेटल हो, क्योंकि आपकी पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, ईरान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, नॉर्थ अमेरिका की साइड हो, सदर्न अमेरिका, आई वुडंट से सदर्न अमेरिका बट देन एशियन मार्केट्स हो, सब पे ही कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ रहा है। तो लेट द डस्ट सेटल्स फर्स्ट, थोड़ा सा आप चीजें सेटल होने दें, उसके बाद अपनी जब आपको पिक्चर क्लियर मिल जाए, तो अगर आपकी 10 रुपए की चीज 105 सॉरी 100 रुपए की चीज 105 रुपये आ जाएगी तो आप 105 पे ले लीजिएगा। कोई ऐसी जल्दी नहीं है, कोई हाथ से नहीं निकल जाएगी, क्योंकि वो 130 रुपए से गिरना शुरू हुई, 140 रुपए से गिरना शुरू हुई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन द शो। मैं अपने सुनने और जानने वालों को कहना चाहूंगा कि टीम स्टॉकीफाई की हमेशा कोशिश ये होती है कि हर शो को इस तरह से बनाया जाए कि आप लोगों की जितनी क्वेरीज हैं, जितनी चीज़ें जो आप लोगों को समझ ना आ रही हो, जो इकोनॉमी से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, उसको हमारे तरीके से एड्रेस करें, और आप लोग ने जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट किया उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए वो हम आप लोगों को हर शो के अंदर, हर वीडियोस के अंदर बताते रहते हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी इस उम्मीद के साथ कि मार्केट पॉजिटिव होगी और रेट्स बेहतर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।